नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सच। पेश है आज दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। सभी खबरें सेलेक्टेड। बस आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका हर एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं पहली बड़ी खबर, दिल्ली हिंसा पर राष्ट्रपति भवन पहुंची सोनिया गांधी, गृह मंत्री अमित शाह का मांगा इस्तीफा। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी राष्ट्रपति भवन पहुंच गई हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी सोनिया गांधी के साथ हैं। सोनिया गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने दिल्ली हिंसा को लेकर बुधवार को शांति मार्च निकाला था। कांग्रेस कार्यकर्ता गांधी स्मृति की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जनपथ रोड पर ही रोक दिया। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता वहीं पर धरने पर बैठ गए। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दिल्ली में हिंसा रोकने में नाकाम रही है और इस नाकामी के लिए गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन अब आपको बता दें कि सोनिया गांधी राष्ट्रपति भवन पहुंच गई हैं। साथ ही उनके साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी हैं और उन्होंने जाकर के गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। वह अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी को अध्यक्ष पद की कमान सौंपने के बीच मनीष तिवारी बोले, अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी सर्वश्रेष्ठ। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के कई नेता जहां राहुल गांधी को फिर से पार्टी अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं, वहीं कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनीष तिवारी की राय बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी ही पार्टी के लिए सबसे अच्छा विकल्प हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मनीष तिवारी ने कहा कि कांग्रेस के अधिकतर नेताओं ने 73 साल की सोनिया गांधी को ही पार्टी अध्यक्ष के रूप में काम करने पर सहमति जताई थी। उन्होंने कहा कि मैं एनएसयूआई और भारतीय युवा कांग्रेस से राजनीति शुरू करने के साथ लगभग 40 साल से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूं। मेरे युवा कांग्रेस के दिनों के कई साथी भी राज्यों के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व में अहम पदों पर हैं। उनके चर्चा के दौरान मैंने यह महसूस किया है कि वे कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी को भविष्य में ही देखना चाहते हैं। मनीष तिवारी ने कहा कि अधिकतर नेता उन्हें पार्टी अध्यक्ष के लिए सबसे अच्छे विकल्प के रूप में देख रहे हैं। वहीं नेताओं ने सोनिया गांधी के अनुभव और उनके नेतृत्व का सराहना की है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के पार्टी का अध्यक्ष बनने के बारे में पूछे जाने पर मनीष तिवारी ने कहा कि इसको लेकर दूसरा अनुमान क्यों रखें। राहुल गांधी ने जो किया है वह बहुत सम्मान की बात है। उन्होंने दूसरों को दोष दिए बिना पार्टी की हार के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए खुद पार्टी प्रमुख के रूप में इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद पर रहने के लिए नेताओं से लगातार अपील के बावजूद इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि 1998 में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी 2017 में राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंप दी थी। आपको बता दें कि हालांकि राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनाव में हार के बाद नैतिक जिम्मेदारी का दावा करते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। वह अगली बड़ी खबर, जस्टिस मुरलीधर के तबादले पर भड़की कांग्रेस, राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर के तबादले को लेकर राजनीति एकदम गर्मा गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनके तबादले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट कर जस्टिस लोया को याद किया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मौजूदा मामले को देखते हुए जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला चौंकाने वाला नहीं है, बल्कि यह दुखद और शर्मनाक है। उन्होंने आगे कहा कि लाखों भारतीयों को एक न्यायप्रिय और ईमानदार न्यायपालिका में विश्वास है। न्याय और जनता का विश्वास तोड़ने का सरकार का प्रयास दुस्साहसी है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि बहादुर जज लोया को मैं याद कर रहा हूं, उनका तबादला नहीं हुआ था। दरअसल मुरलीधर को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में तबादला किया गया है। उन्होंने दिल्ली हिंसा के मामले पर सुनवाई की थी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि कई भाजपा नेताओं को बचाने और हिंसा की साजिश का पर्दाफाश नहीं होने देने के मकसद से सरकार ने तबादला कराया है। सुरजेवाला ने यह दावा किया है कि यह कपिल मिश्रा और कुछ अन्य भाजपा नेताओं को बचाने का पूरा षड्यंत्र है, लेकिन मोदी शाह सरकार सफल नहीं होगी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि 26 फरवरी को न्यायमूर्ति मुरलीधर एवं न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने दंगा भड़काने में कुछ भाजपा नेताओं की भूमिका को पहचान कर उनके खिलाफ सख्त आदेश पारित किए एवं पुलिस को कानून के अंतर्गत तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया था। इसके कुछ घंटे बाद ही एक न्यायाधीश का तबादला कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने न्यायपालिका की निष्पक्षता पर हमला बोला है, न्यायपालिका के खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रही है। सुरजेवाला ने सवाल किया कि भाजपा नेताओं को बचाने के लिए तबादले का यह कदम उठाया गया है। क्या भाजपा सरकार को डर था कि भाजपा नेताओं के षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जाएगा?
कितने और न्यायाधीशों का तबादला करेंगे। उन्होंने दावा किया कि न्यायपालिका पर दबाव डालने का काम भाजपा सरकार ने कोई पहली बार नहीं किया है, पहले भी कई बार कर चुकी है। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ, न्यायमूर्ति अखिल कुरैशी और न्यायमूर्ति गीता मित्तल के मामले में ऐसा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 12 फरवरी की सिफारिश को बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे से चर्चा के बाद मंजूरी दे दी। इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई है। बुधवार को जस्टिस मुरलीधर की पीठ ने दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस को फटकार लगाते हुए 3 भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर के लिए कहा था। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते कॉलेजियम द्वारा जस्टिस मुरलीधर के तबादले की सिफारिश होने पर दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वकीलों ने नाराजगी जताई थी। जस्टिस मुरलीधर को 2006 में दिल्ली हाईकोर्ट बतौर जज नियुक्त किया गया था। वह 2023 से सेवानिवृत्त होंगे। वह अगली बड़ी खबर, भड़काऊ भाषण पर आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे भाजपा नेता। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने उच्चतम न्यायालय में गुरुवार को एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कथित घृणा और भड़काऊ भाषण पर विधि आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए तत्काल दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। वह अगली बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश के दिशा बिल की तर्ज पर महाराष्ट्र में बनेगा दुष्कर्म के खिलाफ कानून, दोषी को मिलेगा मृत्युदंड। दरअसल आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के दिशा एक्ट की तर्ज पर अब महाराष्ट्र में भी महिला अत्याचार से जुड़ा नया कानून बनेगा, जिसमें आरोपी को शीघ्रता से कानून के तहत मृत्युदंड की सजा मिल सकेगी। सरकार ने इसके लिए एक 4 सदस्यीय समिति गठित की है, जो 29 फरवरी को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बुधवार को बताया कि रिपोर्ट आने के बाद विधेयक विधानमंडल में पारित कर कानून का स्वरूप दिया जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के बाद बोली सोनिया गांधी, दिल्ली हिंसा के दौरान मूक दर्शक बनी रही केंद्र और केजरीवाल सरकार। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा को लेकर सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिला और उनको ज्ञापन सौंपा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पार्टी के अन्य नेताओं संग दिल्ली हिंसा को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन सौंपने पहुंची कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि दिल्ली हिंसा के दौरान केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार मूक दर्शक बनी रही। सोनिया गांधी की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली हिंसा मामले पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर आग्रह किया है कि वह केंद्र सरकार से राजधर्म का पालन कराने और गृह मंत्री अमित शाह को हटाने के लिए कदम उठाएं। सोनिया गांधी ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के हालात खराब हैं और इस सिलसिले में हमने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा है। वह अगली बड़ी खबर, दिल्ली में रुकी हिंसा पर मरने वालों की संख्या पहुंची 32। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में मरने वाले लोगों की संख्या गुरुवार को 32 तक पहुंच गई। गुरुवार सुबह हिंसा प्रभावित इलाकों में शांति का माहौल रहा। वहीं बुधवार को 1-2 जगहों पर 2 पक्षों में हिंसा की घटनाएं सामने आई थी, लेकिन उसे तुरंत नियंत्रित कर लिया गया। बुधवार को भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी हिंसा वाले इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया था। भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल की तैनाती के कारण बुधवार को उपद्रवी गायब नजर आए। हिंसा से मरने वाले लोगों की संख्या बुधवार को 32 तक पहुंच गई, जबकि करीब 250 घायलों को उपचार के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां पर 30 से अधिक की हालत बिल्कुल नाजुक बताई जा रही है। वह अगली बड़ी खबर, दिल्ली हिंसा को लेकर रजनीकांत ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, याद दिलाई मुस्लिमों के साथ खड़े होने वाली बात। दरअसल आपको बता दें कि सुपरस्टार रजनीकांत ने दिल्ली में हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि विरोध प्रदर्शन को हिंसक नहीं होना चाहिए, और उन्होंने उस पुराने बयान को भी याद किया जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर नागरिकता कानून मुस्लिमों को प्रभावित करता है तो वह मुस्लिमों के साथ खड़े हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा था कि निश्चित तौर पर यह केंद्र सरकार की खुफिया विफलता है। मैं केंद्र सरकार की कड़ी निंदा करता हूं। अभिनेता ने मीडिया के एक तबके द्वारा उनके संबंध भाजपा से जोड़े जाने पर भी दुख व्यक्त किया। वहीं दूसरी ओर उत्तर पूर्वी दिल्ली में मारे गए सभी परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। गंभीर रूप से घायल हुए लोगों के लिए 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, मुश्किल दौर से गुजर रहे आजम खां, सियासी साख भी संकट में। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी सांसद आजम खां अपने अब तक के सियासी सफर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं।
अपनी सेला बयानी के लिए मशहूर आजम खां के लिए अब सियासी साख का भी संकट है। आजम खां ऐसे शख्स हैं जिनका विवादों से पुराना नाता रहा है। वे अपने तीखे तंज से विरोधियों को चुप करा देने के लिए जाने जाते हैं। वे सियासत में खुद को अल्पसंख्यकों का बड़ा रहनुमा बताते हैं। कभी रामपुर से लेकर लखनऊ तक उनकी धमक थी। आपको बता दें कि लेकिन समाजवादी पार्टी के सत्ता से बाहर होने के बाद उनका आभा मंडल भी कमजोर पड़ने लगा है। इतना जरूर है कि उन्होंने पिछले साल ही रामपुर लोकसभा सीट खुद जीती और रामपुर विधानसभा सीट अपनी पत्नी को जितवाई। रामपुर में अपनी अपनी सियासी पकड़ साबित करने में वे कामयाब रहे, पर अब मंजर बदल चुका है। पत्नी व बेटे साथ जेल भेजे जाने से उनके पुराने रुतबे को गहरा धक्का लगा है। वे अब चुनौतियों के भंवर जाल में पूरे तरीके से फंस गए हैं। वही मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में गरज के साथ बारिश जारी रहेगी, जबकि नागालैंड और मणिपुर में कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश होने की संभावना है। बारिश की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाएगी। आज रात को जम्मू व कश्मीर में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश शुरू हो सकती है। धीरे धीरे बारिश की तीव्रता बढ़ेगी। उत्तर पश्चिमी राजस्थान और पंजाब सहित केरल के कुछ हिस्सों में 28 फरवरी की शाम से 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी का भी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।